नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और देश की बात में आज हम लेकर आएंगे कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना ने बड़ा ऑपरेशन कौन सा चलाया है और इससे किस तरह से आतंकवादियों की पूरी जो कवायद है वो ख़त्म हो सकती है, आतंकवादियों का आतंक कैसे ख़त्म हो सकता है, जिसके लिए सेना पूरी कोशिश कर रही है, ये हम आपको बताएंगे। वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं, उन संकेतों को भी टटोलने समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच एटीएस ने फैजाबाद और मुंबई में छापेमारी करके आईएस के 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताएंगे आपको बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए आक्रामक बयान के क्या मायने हैं और राजनीतिक हल्के में इसको किस तरह से लिया जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी दिखाएंगे आपको कि क्या कांग्रेस द्वारा संगठन में किए गए बड़े बदलाव के बाद पार्टी की स्थिति में कोई सुधार आ सकता है, कितनी उम्मीद है इससे, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उधर पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामदेव और बालकृष्ण पर कैसा हमला बोला। हालांकि वो खुद भी कई मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए किस तरह से हमले उन्होंने किए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा है कि चूरन और चटनी बांटने वाले अब बांट रहे हैं उपाधि। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को राजधानी दिल्ली में सभी पार्टियों की आशंकाओं को दूर करने की कैसी कोशिश करी है और कैसी कोशिश आने वाले समय में करेगा, ये भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे आपको स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के शहरों ने कैसे दूसरे राज्यों को पछाड़ा और क्या रहा है उत्तर प्रदेश का हाल। जो बनारस अभी बहुत पीछे दिख रहा था वो अचानक कैसे आ गया है जो टॉप 30 शहर हैं उनके गिनती में। आधार कार्ड की भी हम बात करेंगे, आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर से उड़ान भरी तो तानाशाह किम जोंग उन ने रूस की ओर क्यों बढ़ाए हैं हाथ और इससे कौन से नए समीकरण उभर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में बात इतिहास की होगी और एक ऐतिहासिक संगीतकार यानी कि किशन महाराज की भी होगी। तो चलिए बात करते हैं देश की बात में सबसे पहले कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी में भी दक्षिणी कश्मीर, दरअसल दक्षिणी कश्मीर ही वो इलाका है जो आतंकवाद से मुख्य तौर से हमेशा प्रभावित रहा है। आतंकवादी और अलगाववादी यहीं पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंक की बड़ी घटनाओं और बैंक लूट के बाद सेना ने पूरे इलाके की सफाई का अभियान चलाया है। करीब 3000 सेना के जवान, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है और 20 गांवों को लगभग खाली करा दिया गया है। सेना की इस कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है जिससे आतंकवादियों के अंदर भगदड़ मची हुई है। क्या ये तैयारी किसी बड़ी कार्रवाई की शुरुआत है या फिर आतंक के खात्मे के लिए सेना की रणनीति का हिस्सा? पिछले दिनों दक्षिण कश्मीर में हुई आतंकी वारदातों के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। शोपियां में आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 से भी ज्यादा गांवों में एंटी टेरर अभियान शुरू किया। शोपियां में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट ने गांव को घेर कर आतंकियों की तलाश में गहन तलाशी अभियान चलाया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की गई। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। ये है कि थोड़ी अब की बार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। दक्षिण कश्मीर में पिछले दिनों हुई आतंकी वारदातों और बैंक लूट के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारियों में जुटी हुई हैं। खबरों के मुताबिक कश्मीर में सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई पत्थरबाजों पर नकेल कसने का हिस्सा भी हो सकती है। सेना प्रमुख बिपिन रावत के मुताबिक ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने के बाद बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में भी हैं। हाल ही में दक्षिण कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में 16 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक सीमा पार कर 100 से ज्यादा आतंकी कश्मीर में दाखिल हुए हैं और वो इन्हीं गाँव में छुपे हुए हैं। टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन
the snows are melting, the summer months have started. So like each year, infiltration will commence and we are taking measures. आतंकियों और अलगाववादियों के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर में सेना के इस ऑपरेशन को पिछले कई सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के 3000 जवानों के अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं देश को इस बात का भी इंतजार है कि कब उन्हें पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सुनने को मिलेगी। शहर, गांव, गली और मोहल्लों में इस बात की चर्चा है कि इस बार शहीदों के अपमान का देश कैसे बदला लेगा। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि शहीदों से बदसलूकी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। लिहाजा अब बस इंतजार इस खबर का है जिसे सुनकर गुस्से से भरे देश को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो। जो दर्द दुश्मनों ने दिया है उस दर्द से थोड़ी देर के लिए ही सही राहत का एहसास हो। और ये खबर सेना किस तरह से देने जा रही है इसका थोड़ा सा इशारा आज आर्मी चीफ ने दिया। पाकिस्तान ने जवानों के सिर काटने की घटना पर भारत के बयान को उकसाने वाला करार दिया। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने एक बार फिर पुराना राग अलापते हुए कहा कि पाकिस्तान साफ कर चुका है कि भारतीय सैनिकों के शवों के साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं हुई है। उधर पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता को लेकर भारतीय सेना ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सेना कभी बताकर हमला नहीं करती। भारत दुश्मनों की हरकतों का जवाब देगा। हर कोई आपकी तरफ देख रहा है, जो शहीद हुए हैं, जिनकी बीहडिंग हुई है, देश मांग रहा है, क्या कहेंगे? आप उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद। हालांकि भारत का जवाब किस तरह का होगा इस बारे में सेना प्रमुख ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मेजर रिस्पांस जो है अगले कुछ दिन में अवश्य जाएगा। साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि हम अपने समय पर अनेकों टारगेट्स को या कुछ टारगेट्स को या एक टारगेट को बर्बाद करेंगे। सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने गश्त कर रहे 2 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी और बाद में उनके शवों के साथ बर्बरता की। इस घटना के बाद से देश गुस्से में है और शहीदों के साथ हुई बर्बरता का बदला लेने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच यूपी एटीएस ने फैजाबाद और मुंबई में छापेमारी करके आईएसआईएस के 3 एजेंट गिरफ्तार किए हैं। इनसे 70 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। आईएसआई के ये एजेंट खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किए गए। ये पहले फैजाबाद के आफ्ताब अली को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद मुंबई के पापड़वाड़ी इलाके से दूसरे एजेंट को दबोच लिया गया। दूसरे एजेंट की निशानदेही पर ही तीसरे एजेंट की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। एक तरफ वो सरहद पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है तो दूसरी तरफ उसकी खुफिया एजेंसी भारत में आतंक फैलाने की साजिश में जुटी हुई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इरादे कितने खतरनाक है उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि वो यूपी के छोटे छोटे शहरों में भी अपनी पैठ बिठाने में जुटा है। ताजा मामला फैजाबाद का है, जहां यूपी पुलिस की एसटीएफ ने आईएसआई के एक एजेंट आफ्ताब अली को धर दबोचा। आफ्ताब फैजाबाद के ख्वासपुरा का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि आफ्ताब अली ने पाकिस्तान में आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ली और वो पाकिस्तान उच्चायोग के अफसरों से संपर्क में रहा है। ये दोनों फैजाबाद के रहने वाले हैं और यही अपना बेस बना करके काम कर रहे थे। ये लोग पाकिस्तान उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों से संपर्क में थे। जब आफ्ताब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के राज भी उगल डाले। तब पता चला कि इस जासूसी कांड के तार मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। इसके तुरंत बाद यूपी एटीएस की जानकारी मुंबई एटीएस के साथ साझा की गई। वक्त तेजी से बीत रहा था। मुंबई एटीएस भी हरकत में आ गई और पुलिस टीम ने छापा मारकर इसी मॉड्यूल के एक दूसरे जासूस अल्ताफ भाई कुरैशी को मुंबई के पापड़वाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अल्ताफ मुंबई से आफ्ताब को जासूसी के लिए पैसे भेजता था। उसने कई बार आफ्ताब के खाते में पैसे भी डाले। ये पैसे उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई मुहैया करा रही थी। उसके पास से 70 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। अब एटीएस की टीम दोनों संदिग्ध आईएसआई जासूसों से पूछताछ कर रही है।
और पता लगा रही है कि भारत में इसके नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हैं और पाकिस्तान में ये लोग किसके संपर्क में थे। ये दोनों पाकिस्तान जाने की काफी वक्त से तैयारी कर रहे थे। आखिरकार उन्हें वीजा मिल गया और वो कराची से ट्रेनिंग लेकर आ गए। ये व्यक्ति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। इसको ISI ने कल्टीवेट किया, रिक्रूट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान जाना चाहता था। इसका वीजा कई बार रिजेक्ट कर दिया गया और फिर वीजा जब दिया गया तो फिर इसको उन्होंने पटाया, मोटिवेट किया कि ये भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाए। ये कराची गया तो वहां पे इसको बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई। केंद्र ने कुछ दिनों पहले यूपी पुलिस को ये सूचना दी थी कि ISI से ट्रेनिंग लेने वाले कुछ लोग राज्य में संभावित आतंकी हमले करने की फिराक में हैं। इसके बाद से ही यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर चली गई। ATS, मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी इंटेलिजेंस के आपसी समन्वय से आफताब अली को फैजाबाद से गिरफ्तार किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ISI एजेंट आफताब अली दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में था और ATS को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मनीषा कौशल, APN। तो एक और आतंकवाद तो दूसरी ओर नक्सलवाद। पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एक बार फिर से जवानों को निशाना बनाया है। बुधवार को हुए नक्सली हमले में एक कमांडो शहीद हो गया, वहीं 20 से ज्यादा जवान जख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद भारत में लाल आतंक पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर गरीबों तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही और वो नक्सलियों के बहकाव में आ जाते हैं? आखिर वजह क्या है और किस रास्ते से ये लाल आतंक हमारे और आपके दरवाजों तक दस्तक दे रहा है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। चौबीस अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामरगढ़ इलाके में C-60 कोबरा कमांडो की टीम पर हमला कर दिया। भामरगढ़ तालुका के कोपरसी के जंगलों में फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब CRPF और DF के जवान कॉम्बिंग करने जंगलों में गए थे। जख्मी पुलिसकर्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर के अस्पताल में ले जाया गया। सुकमा गए हैं और सुकमा में आज दिन भर का प्रवास है। हमारे केदार कश्यप जी साथ रहेंगे, क्योंकि राज्य मंत्री का दायित्व है और पहले गृह मंत्री जी आए थे और उस जिले में जाकर बैठना महत्वपूर्ण विषय है। क्या उनकी चर्चा होती है? शाम को उनसे बातचीत। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के साथ में, ये नक्सलियों का, माओवादियों का ये खूनी संघर्ष अनावश्यक है। ये दोबारा ये घटना ना हो। हमारा जवानों की शहीद होने की नौबत ना आए, इसकी हम काफी चिंता कर रहे हैं। नक्सली आखिरकार हर राजनीतिक दल को अपना दुश्मन ही मानते हैं। उनकी लोकतंत्र में बिल्कुल आस्था नहीं है। यही वजह है कि बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं की एक पीढ़ी खत्म कर दी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद बलीराम कश्यप के बेटे की हत्या की थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पर भी हमले हो चुके हैं। खुद नेताओं के बयान भी चौंकाने वाले होते हैं। यकीन नहीं होता तो सांसद पप्पू यादव को सुनिए, जो नक्सलियों से जवानों को छोड़ नेताओं को मारने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा, यदि इन लगता है कि नक्सलियों को कि सबसे बड़ा कारण आपका दुश्मन पॉलिटिशियन है, सिस्टम है, आप जवान को क्यों मारते हो? यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो पॉलिटिशियन से लड़ो ना। आपको मारना हो तो पॉलिटिशियन, यदि कोई लगता है कि मैं गलत हूं तो आप पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ो। देश में नक्सलवाद का सिलसिला पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में 60 के दशक में शुरू हुआ। नक्सलवाद को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाया गया कि अति पिछड़े इलाकों के गरीबों को उसका हक नहीं दिया जा रहा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में नक्सली अब भी अपनी जड़ें जमाए हैं। आज नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नक्सलवाद की जड़ें उन क्षेत्रों में ज्यादा गहरी हैं जहां विकास या तो पहुंच नहीं सका है या उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे क्षेत्रों में तेज विकास के जरिए ही नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा सकती है। नक्सली इससे डरे हैं कि अगर विकास को रफ्तार तेज हो गई तो उनकी पकड़ भी खत्म हो जाएगी। नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती का सामना करने में शासन प्रशासन के स्तर पर तो किसी भी प्रकार की ढिलाई की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। साथ ही विकास की जवाबदेही तय हो तो शायद कोई रास्ता भी निकले।
दिशा बिस्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो जाहिर सी बात है कि देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसका हल ढूंढना बेहद ज़रूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने भी कुछ छोटी बड़ी समस्याएं ऐसी हैं जिसका हल ढूंढने में वो लगातार लगे हुए हैं। बात यूपी की करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही हो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएम योगी पीएम मोदी से ज़्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। संघ के आंकड़ों पर यदि विश्वास करें तो इसके मुताबिक योगी के सीएम बनने के बाद संघ के सदस्यों में जो बढ़त हुई है वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के आंकड़ों से 4 गुना ज्यादा है। यानी कि संघ की आंखों का सितारा यदि कोई है इस वक्त तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी की कुर्सी संभालने के बाद से सीएम योगी न सिर्फ मीडिया का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं बल्कि लोगों की पसंद भी बनते जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद संघ की सदस्यता लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 11 मार्च को नतीजे आने के बाद 16 से 31 मार्च के बीच 22,432 आवेदन आए, जो एक रिकॉर्ड है। इनमें से 8,919 आवेदन अकेले यूपी से आए हैं, तो 1,680 आवेदन दिल्ली से। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल में हर महीने संघ के पास 7,000 लोगों ने आवेदन किया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ये आंकड़ा 31,637 तक पहुंच गया, जो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस में भर्ती होने वालों का 4 गुना है। यानी मोदी के पीएम बनने से ज्यादा लोग योगी के सीएम बनने के बाद संघ से जुड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 से 15 अप्रैल के बीच भी 9,205 ऑनलाइन आवेदन आए, जिनमें से 2,788 अकेले यूपी से थे। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक संघ को 41,134 आवेदन मिले हैं। इस साल संघ ने भी पश्चिम बंगाल में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां उसे 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच 3,422 आवेदन मिले। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में नॉर्थ और साउथ में बांटा है। फिलहाल देश भर में आरएसएस की 57,233 शाखाएं हैं। इसके अलावा 14,650 मिलर और 7,790 मंडली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो संघ को जरूर योगी आदित्यनाथ की जरूरत महसूस हो रही है। संघ को योगी आदित्यनाथ को देखकर जिस तरह से लोग संघ के पास आ रहे हैं, इससे संघ तो खुश हो सकता है, लेकिन एक बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि न तो उन्हें मोदी की ज़रूरत है न तो योगी की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले ही काफ़ी हैं बीजेपी के एक सबसे पुराने सपने को पूरा करने के लिए, और वो सपना है राम मंदिर का। तो आज स्पेशल सेगमेंट में सुनिए सरकार में अब बात हम राम मंदिर निर्माण की ही करेंगे। मामला देश के सर्वोच्च कोर्ट में लंबित होने के बावजूद लगातार सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे एक सोची समझी कोशिश के तहत इसे समय समय पर हवा दे दी जाती है। ताज़ा उदाहरण बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का है, जिन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राम मंदिर को लेकर आक्रामक बयान दिया है। इस बयान के क्या मायने हैं और क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी की बस हेडलाइन हंटिंग करने का एक तरीका था या फिर इसके पीछे कुछ और भी मंशा है? देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने कई सवालों को जन्म दे दिया। आज सीएम योगी से मुलाकात के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि पर ही हो सकता है, मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है। स्वामी ने भी कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिमों से अपील नहीं करूंगा, बल्कि होश में आने की बात कहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी 2019 के पहले राम मंदिर के मुद्दे को हवा देने की तैयारी में है। हालांकि खुलकर इस पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है और यही रणनीति का हिस्सा भी है कि इस मुद्दे को किसी भी हाल में जिंदा रखा जाए, लेकिन इसको बोलने के लिए कुछ ऐसे प्रवक्ताओं को तैयार किया जाए जो बोलते ही रहते हों, बयान बहादुर भी माने जाते हों और दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच भी पाते हों।
सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ इसी अंदाज का समझा जा सकता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राम मंदिर बनाने के लिए न तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है, न ही मुख्यमंत्री योगी की, वो अकेले ही काफी हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी को पहले ही झाड़ लगा चुका है। विवादों की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा सुर्खियों में जगह पाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कहा कि वो बातचीत का मसौदा नहीं बताएंगे, लेकिन स्वामी ने ये जरूर कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ राम जन्मभूमि पर ही हो सकता है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से अपील करने के बजाय होश में आने की बात कहूँगा। मंदिर है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा के कारण। समुदाय से आप कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील नहीं करेंगे। मैंने कहा कि होश में आओ, जितना कहूँगा। सुब्रमण्यम स्वामी की अपील के बजाय मुसलमानों से होश में आने की बात चेतावनी से कम नहीं है। इससे पहले भी वो एक भड़काऊ बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम पक्षकार सरयू पार मस्जिद का प्रस्ताव मान ले, वरना 2018 में हमारी सरकार राम मंदिर निर्माण करेगी। अब उन्होंने फिर दोहराया कि मस्जिद को कहीं और बनाया जा सकता है। मंदिर तो एक ही जगह में बन सकते हैं जहां आस्था है लोगों का कि राम पैदा हुए, और वो राम जन्मभूमि में। जहां तक मस्जिद है वो कहीं भी बन सकता है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले महीने झारखंड के देवघर में मंदिर वहीं बनाने की बात कही थी। वहीं संघ के दूसरे बड़े नेता एमजी वैद्य ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को राम मंदिर निर्माण के लिए जनादेश बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी 21 मार्च को सभी पक्षों से मिल बैठकर बात करने की सलाह दी है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान बताता है कि बीजेपी राम मंदिर को बनाने की तैयारी में जुट गई है। स्वामी 2 साल के भीतर राम मंदिर निर्माण शुरू होने की बात भी कह चुके हैं। इससे जाहिर है कि अदालत में मामला लंबित होने की सूरत में भी इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ अदालत की अवमानना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सहमति बनाने के आदेश में छिपी भावना के भी खिलाफ है। दरअसल बीजेपी अदालत के जरिए फैसला आने पर राम मंदिर को बनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को क्या एक बार फिर कल्याण सिंह की भूमिका अदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। बीजेपी संघ के नेताओं और सुब्रमण्यम स्वामी की आदित्यनाथ से मुलाकात इसी ओर इशारा करती है। अंशुमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो भले ही सुब्रमण्यम स्वामी को योगी और मोदी दोनों की ज़रूरत न हो, लेकिन सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके आदेशों का कम से कम यूपी के अधिकारियों पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा है और ये बड़ा सवाल पैदा करता है। सीएम के संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश के बाद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस मामले में कोई पहल ही नहीं की है और इस बात की अब शंकाएं उठने लगी हैं कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में सफल हो पाए हैं या फिर ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी, जब शुरुआती दौर में अधिकारी मंत्री सभी चुस्त दुरुस्त दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब मोदी सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, हर तरफ एक ढीलापन, एक सुस्ती देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ क्या अपने सरकार बनने के पहले दूसरे महीने में ही झेलेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, लेकिन यूपी के अधिकारी लापरवाह हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश और मुख्य सचिव की बार बार की हिदायत का भी कई IAS अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। कई बार मौका दिए जाने के बावजूद करीब 50 IAS अधिकारियों ने चल और 20 से अधिक ने अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। खबर आ रही है कि जिन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनमें ज्यादातर अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे का राजकाज संभालने के बाद IAS अधिकारियों को चल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों से अचल संपत्ति का ब्यौरा अलग से मांगा था। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अधिकारियों को 6 अप्रैल तक ये सूचनाएं देने को कहा था। इसके बाद संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 3 बार समय सीमा बढ़ाई गई। अंतिम अवसर 25 अप्रैल का भी बीत गया। बुधवार को मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को अपने अपने विभागों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की संपत्ति को ब्यौरे के साथ तलब किया था। इसमें IAS से लेकर सभी कैडर के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। हालांकि ये बैठक अंतिम समय में रद्द हो गई।
अब खबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जो अधिकारी कर्मचारी 30 मई तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। इस कार्रवाई से पहले संपत्ति का विवरण न देने वाले अफसरों और कर्मियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी 25 अप्रैल तक अधिकारियों एवं कर्मियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 मई कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों को समझा रहे थे, 2 दिन का उन्होंने क्लास लगाया, उस दौरान कुछ विधायक ऐसे थे जो लगातार सेल्फी खींच रहे थे और मुख्यमंत्री की बातों पर उनका ध्यान भी नहीं जा रहा था। बहरहाल अधिकारी या नेता उनकी बात सुने न सुने, माने न माने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इस बात को कड़ाई से लेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। इस बीच योगी आदित्यनाथ तमाम वो फैसले ले रहे हैं जिससे आम नागरिक, आम जनता खुश हो सके। अन्नपूर्णा भोजनालय चलाने की जो बात थी उनकी, अब वो अमल में लाई जाएगी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम खानों के अलावा जो खास खाना मिलने वाला है वो है इडली, जहाँ 3 रुपये में इडली और 5 रुपये में थाली मिलेगी। इस खबर से जाहिर सी बात है कि आम जनता को ज़रूर खुशी होगी। चलिए अब यूपी से बढ़ते हैं और कांग्रेस का रुख करते हैं। चुनाव में मिल रही लगातार हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। कई राज्यों में संगठन स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। पार्टी ने उत्तराखंड और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। वहीं विवेक तनखा को कांग्रेस लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने 17 नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनमें से 10 पदाधिकारी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को और पंजाब में सुनील जाखड़ को कांग्रेस की कमान दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर चकराता विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा किशोर उपाध्याय के ऊपर फूटा है। उधर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी प्रीतम सिंह सबसे आगे थे। प्रीतम सिंह ने चकराता विधानसभा सीट से राज्य बनने के बाद से लगातार कांग्रेस को यहां से जीत दिलाई है, जिसका इनाम उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना करके दिया गया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सहसपुर विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। उधर पंजाब में संगठन की कमान सुनील जाखड़ को देने के पीछे हिंदू वोट बैंक को समझा जा रहा है। पंजाब में हिंदू आमतौर पर कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। आतंकवाद के दौर से ही हिंदू हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। समझा जा रहा है कि कांग्रेस ने हिंदू वोट बैंक के मद्देनजर ये फैसला किया है। लेकिन सबसे अहम है पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह से कर्नाटक और गोवा का प्रभार वापस लेने का फैसला। हालांकि दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रभारी बने रहेंगे, लेकिन कर्नाटक का प्रभार पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल को दे दिया गया है और प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। ए चेल्ला कुमार को गोवा का प्रभारी बनाया गया। इससे पहले वरिष्ठ नेता गुरदास कामत के इस्तीफे के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया था। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। राजस्थान का प्रभार अविनाश पांडे को सौंपा गया। राजस्थान में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विवेक तनखा को केसी मित्तल की जगह लीगल सेल का प्रमुख बनाए जाने के पीछे तनखा को व्यापम मामला उठाने का पुरस्कार समझा जा रहा है। तनखा को हाल ही में राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि इन बदलाव का असर अगले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दरअसल कांग्रेस आलाकमान आगामी विधानसभा चुनाव के बाद और बड़े असंतोष के विस्फोट की आशंका से गुजर रही है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कोशिश में है, तो मजबूत नेता उनके नेतृत्व को गाहे बगाहे चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में मधुसूदन मिस्त्री को महासचिव पद से हटाकर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया। गहलोत पर भरोसा, दिग्विजय की विदाई और मधुसूदन मिस्त्री की पोल पैनल में नियुक्ति के फैसले में सोनिया गांधी की सधी हुई राजनीति की झलक साफ नजर आती है। चिदम्बरम और कमलनाथ को भी अहमियत देने में यही रणनीति है, जबकि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें उड़ रही थी। इससे पहले MS कृष्णा, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में राहुल गांधी पुराने धुरंधरों को ठिकाने लगाने की हालत में नहीं है। इसलिए 2016 से राजनीति से संन्यास की बात करने वाली सोनिया ने फिलहाल पद त्यागने का इरादा त्याग दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के नगर निगम चुनावों में हार ने सोनिया को राजनीति छोड़ने के अपने इरादे पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। राहुल को आगे करने से पार्टी में टूट या असंतोष की आशंका है।
नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के जमाने में ममता बनर्जी, मणिशंकर अय्यर, माधवराव सिंधिया, एस बंगरप्पा, सुरेश कलमाड़ी, असलम शेर खान, दिलीप सिंह भूरिया और बड़ी संख्या में दूसरे कांग्रेसी पार्टी छोड़ करके चले गए। सिर्फ 4 राज्यों में पार्टी सिमट गई थी। तब सोनिया ने अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच एकता बनाते हुए पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर दिया था। पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार के जाने पर भी कांग्रेस की सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ा था। अब असली चुनौती जून 2018 की है। आलाकमान को अंदेशा है कि कांग्रेस की पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी को छोड़ देश के किसी भी राज्य में सरकार न बचे। गुजरात में बीजेपी गुजरात गौरव का मुद्दा उछाल सकती है, तो कर्नाटक और हिमाचल में भी जमीन सुखा सकती है। इस साल दिसंबर तक पार्टी संगठन के चुनाव होने हैं, तो सोनिया की ये कवायद भले ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बताई जा रही हो, लेकिन असली मकसद राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की राह को आसान बनाना है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर 12 मई को चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कई सियासी दलों के मन में चल रही आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश करेगा। चुनाव आयोग ने भ्रांतियों को दूर करने के लिए बैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक आयोग ईवीएम से छेड़छाड़ करने की चुनौती भी दलों को दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। 12 मई को होने वाली इस बैठक में कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों को बुलाया जाएगा। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को मिल रही लगातार जीत के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था और पेपर बैलेट से चुनाव कराने की मांग की थी। पार्टियों ने दावा किया था कि ईवीएम में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। चुनाव आयोग इस बैठक में सियासी दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा। साथ ही आयोग का इरादा आने वाले चुनावों में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का उपयोग करने की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आ सके। वीवीपैट ऐसा सिस्टम है जिससे वोट देने के बाद एक पर्ची निकलती है, जिसे देखकर मतदाता ये जान सकता है कि ईवीएम में उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके नाम का आगे उसने बटन दबाया है। चुनाव आयोग पार्टियों की आशंका को दूर करने के लिए एक चुनौती भी देगा। इसमें पार्टियों से कहा जाएगा कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं। खबरों के मुताबिक वीवीपैट के लिए चुनाव आयोग को पैसे मिल चुके हैं। इसके लिए 2 सार्वजनिक उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECI को 15 लाख वीवीपैट की सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है। आयोग का लक्ष्य सभी आगामी चुनावों में वीवीपैट का उपयोग करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। विपक्ष का एक अहम घटक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS राष्ट्रपति चुनाव में NDA का समर्थन दे सकता है। बताया जा रहा है कि TRS कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से नाराज है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि तेलंगाना पुलिस ने बोगस वेबसाइट बनाई है जो मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रही है और उन्हें IS का सहयोगी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद सालों से चला आ रहा है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों को मुद्दा बनाने को लेकर शाह ने कहा कि कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह थाईलैंड का भाषण मलेशिया में और मलेशिया का भाषण थाईलैंड में पढ़कर चले आते थे। बिहार में शराब पीने के आरोप में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार देर रात पटना पुलिस लाइन में शराब पीने और जमकर हंगामा करने के आरोप में निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इस दौरान पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी उनकी जमकर तू-तू मैं हुई। सुकमा जिले के बुरकापाल के आसपास के इलाकों से पुलिस ने 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर ग्रामीणों के साथ नक्सलियों की संलिप्तता होने की आशंका है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सभी ग्रामीण सुबह से ही नक्सलियों के इशारों पर सीआरपीएफ के जवानों पर निगाह रखे हुए थे। सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने इन ग्रामीणों से पूछताछ भी की थी, क्योंकि उस वक्त सीआरपीएफ का दस्ता बुरकापाल के करीब ही था। भारतीय फुटबॉल टीम ने 21 साल में पहली बार फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाली टीम ने 100वां स्थान हासिल किया। वो इस स्थान पर निरांकागुआ, लिथुआनिया और एस्टोनिया के साथ संयुक्त रूप से काबिज हैं। इससे पहले भारत फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 में 1996 में पहुंचा था। फरवरी 1996 में भारत को 94वां स्थान मिला था।
और अब बात स्वच्छता की करते हैं। आगे बात हम बाबा रामदेव के फायदे और नुकसान की भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से ऐसे भारत के गांव और शहर हैं जिनको सबसे स्वच्छ माना गया है और कौन से ऐसे हैं जो सबसे गंदे हैं। देश में स्वच्छता के लिए बेहतर प्रयास करने वाले 500 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने शीर्ष 25 शहरों की सूची में स्थान बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर इस लिस्ट में सबसे नीचे है। सर्वे में शामिल यूपी के 62 शहरों में कोई भी शहर पहले 30 स्थानों में है ही नहीं। शहरी विकास मंत्रालय ने ये सर्वे 434 शहरों में किया और इसके आधार पर ये पूरी लिस्ट जारी की गई है कि कौन से शहर साफ हैं और कौन से उतने साफ नहीं हैं। मध्य प्रदेश के 2 शहरों ने स्वच्छता के मामले में देश के अन्य शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। शहरी विकास मंत्रालय के सर्वे में इंदौर को पहला और भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश ने कर्नाटक के शहर मैसूर को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया है। मैसूर 2014 और 2016 में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन इस साल के सर्वे में उसे 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान के सर्वे में सबसे साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और चौथे नंबर पर गुजरात का सूरत है। इस साल नई दिल्ली टॉप 5 शहरों की सूची से गिरकर 7वें नंबर पर आ गया है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था, जिसके तहत देश को स्वच्छ बनाना और 2019 तक खुले में शौच मुक्त बनाना है। जन आंदोलन देश में तेजी से आगे बढ़ रहे, जनता का भागीदारी बढ़ रही। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का अन्य विभाग और स्थानीय इकाई सब लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे। इस सर्वे में यूपी के शहरों की हालत काफी खराब है। सर्वे में यूपी के 62 शहरों को शामिल किया गया था, लेकिन कोई भी शहर पहले 30 स्थान में शामिल नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और जब यूपी के शहरों की बात चल रही है तो देश के स्वच्छ शहरों की नई सूची जिस तरह से आई, इस बार की लिस्ट की यदि हम बात करें तो इसमें 434 शहर शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 24 शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं। लेकिन ये बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो पहले 165 शहरों में सूबे का कोई शहर शामिल ही नहीं है। और इन 434 शहरों में आखिरी 10 यानी सबसे गंदे 10 शहरों में 5 तो उत्तर प्रदेश की हैं और सबसे गंदे शहर का दाग गोंडा के माथे पर लगा है। इस सर्वेक्षण में देश भर से करीब 18 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और अपने शहर में सफाई को लेकर अपना फीडबैक दिया है। यूपी के शहरों पर हमारा रियलिटी चेक देखिए। आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा, शाहजहांपुर, बहराइच, हरदोई और गोंडा इन 5 शहरों में क्या समानता है, तो आप क्या बताएंगे? ये सवाल आपके लिए मुश्किल होगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये 5 शहर 2017 में करवाए गए स्वच्छ शहरों कस्बों की लिस्ट में सबसे गंदे शहरों के तौर पर शामिल किए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की सूची जारी कर दी है। 434 शहरों में से स्वच्छता को लेकर हुए सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी साबित हुआ। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर अव्वल रहा तो भोपाल दूसरे नंबर पर है। सर्वे में उत्तर प्रदेश के 24 शहर हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी 32वें नंबर पर है, जबकि उसके बाद 175वें नंबर पर कानपुर है। राजधानी लखनऊ 269वें नंबर पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर 314वें नंबर पर है। खुर्जा 425वें नंबर पर तो शाहजहांपुर 426वें पायदान पर है। 429वें रैंकिंग पर बहराइच और 471वें नंबर पर हरदोई है। इस लिस्ट में आखिरी शहर गोंडा है। इस लिस्ट से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में स्वच्छता को लेकर कोई जागरूकता पैदा नहीं हुई। इस साल रैंकिंग के निर्धारण में 45% अंक खुले में शौच से मुक्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शिक्षा, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए दिए गए। 25% अंक जमीनी निरीक्षण के लिए और 30% अंक जनता की फीडबैक के तहत दिए गए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। 2014 के सर्वे में 476 शहरों में वाराणसी 418वें नंबर पे था, लेकिन इस बार सबसे स्वच्छ शहरों में वाराणसी 32वें नंबर पर है। अब सरकार कह रही है कि यूपी की जनता को अपना नैतिक दायित्व समझना चाहिए। सवाल ये है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। हम चाहे नेता हैं, हम चाहे अधिकारी हैं, हम चाहे आम नागरिक हैं,
हम ही लोग अपने घर के सामने ही जाके कूड़ा जब उसको कचरा को इकट्ठा करते हैं तो हमारी भी तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको हम साफ सफाई रखें। गोंडा यूपी की साख पर बट्टा लगा रहा है। यूपी का गोंडा सर्वे में सबसे गंदा शहर साबित हुआ। कहां कमी रह गई, इसको लेकर गोंडा के डीएम से भी एपीएन ने कारण जानना चाहा। इसमें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स मेरे पास है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे है जिसमें गोंडा सिटी 434 नंबर पे आया है, विच इज़ द लास्ट इन द कंट्री। हम लोग अभी इस डिटेल सर्वे को हम लोगों ने देखा नहीं है, उसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे और उसमें जो भी कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ वाराणसी की स्थिति में सुधार होने से उत्तर प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे और गंदगी में घिरे उत्तर प्रदेश की इस हालत के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, पूर्व की सरकार को, वर्तमान की सरकार को, या फिर उत्तर प्रदेश की आम जनता को, जो उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश होने का ख्वाब तो देखती है पर अपना नैतिक दायित्व को समझने से कन्नी काटती है। अक्षय सिंह गौर, एपीएन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2014 के सर्वे में 476 शहरों में वाराणसी 418वें नंबर पर था, लेकिन इस बार स्वच्छ शहरों के लिस्ट में वाराणसी 32वें नंबर पर है। वाराणसी के इस प्रमोशन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र स्वच्छ शहरों की लिस्ट में 386 स्थानों पर चढ़कर 32वें पायदान पर पहुंच गया। ये जाहिर सी बात है कि विपक्षियों के लिए एक बड़ा मसला हो गया है। इस बीच बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि 7 मई को एक दिन में क्लीन दिल्ली मुहिम वो शुरू करेगी और गौरतलब है कि बीजेपी जब से एमसीडी चुनाव के लिए उतरी थी तभी से क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली का उसने नारा दिया था और इसी को पूरा करने के लिए एक कदम वो आगे बढ़ाएगी और एक दिन में ही दिल्ली को पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य रखकर चलेगी। अब 7 मई को बीजेपी इस मुहिम पर निकलने वाली है। देखते हैं कि दिल्ली कितना बदलती है। बात अब दूसरी खबरों की ओर करें। व्यापक घोटाले में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और आज उसी सीबीआई के सामने बीजेपी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को एक ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के अलावा 2 विसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे और आनंद राय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच हो। इनमें व्यापम से संबंधित एक हार्ड डिस्क भी शामिल थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि जब्त किए गए कागजात और अन्य दस्तावेज को जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक लैब हैदराबाद भेजा गया और रिपोर्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार किया गया। सीबीआई के मुताबिक उसके द्वारा की गई जांच भी इस नतीजे पर पहुंची कि हार्ड डिस्क के साथ छेड़छाड़ के आरोप झूठे हैं। इन्होंने ये पेन ड्राइव सीबीआई को दी थी, सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए दी थी और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें ये फर्जी पाई गई है और सीबीआई ने कहा है कि ये फॉल्स पेन ड्राइव है, डिजिटल पेन ड्राइव है और इस तरह से जो कूट रचित दस्तावेज इन्होंने तैयार किए हैं उसमें हम इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। यो दिग्विजय सिंह किसी न किसी विवाद में पड़ ही जाते हैं। कई बार वो अपने आप को खुद विवादों में डाल लेते हैं ताकि चर्चा में रहें और कई बार विवाद उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक तरफ से जहां विवाद उनके पीछे पड़ा व्यापम घोटाले के रूप में, उसी वक्त उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया ताकि लोग उनको विवादित मान ही लें। आज दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर हमला बोला और रामदेव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज ऋषि की उपाधि दिए जाने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूर्व में राज ऋषि के पद से वाराणसी के विद्वत परिषद सम्मानित करती थी, अब ये काम रामदेव कर रहे हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह बाबा रामदेव को व्यापारी बताते रहे हैं और आज तो दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के लिए कहा कि जो चटनी और चूरन बेचते हैं अब वो राज ऋषि को उपाधि दे रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट क्या देखी जा सकती है, देखिए रिपोर्ट। मोदी जी की जय। योग गुरु रामदेव का पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि देना धीरे धीरे सियासी रंग में रंगता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दिए जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामदेव और बालकृष्ण पर हमला बोला। दिग्विजय ने कहा कि चूरन और चटनी बांटने वाले और फर्जी डिग्री रखने वाले अब उपाधि बांट रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से उपाधि ले रहे हैं जिन पर सीबीआई का केस चला हुआ है। आचार्य श्री बालकृष्ण झूठे पासपोर्ट और झूठे डिग्री में
आज भी अक्यूज्ड हैं। दिग्विजय सिंह ने उपाधि को लेकर इशारों ही इशारों में पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कभी रेप के आरोपी आसाराम को भी राष्ट्र संत की उपाधि से नवाजा था। परंपरा रही है कि राज ऋषि की पदवी वाराणसी के विद्वत परिषद दिया करती थी। अब विद्वत परिषद पीछे हो गई है और चूरन और चटनी बेचने वाला भगवा वस्त्रधारी वो आज राष्ट्र संत की पदवी प्रधानमंत्री को दे रहा है। मैं उन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हीं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आशाराम बापू को भी राष्ट्र संत की पदवी दी थी। मैं टिप्पणी करने लायक व्यक्ति के बातों पर टिप्पणी करना उचित समझता हूं। भगवान उनका भला करे और वह इस तरह से ही कांग्रेस को समाप्त करने में लोगों की गाली खाने का काम करते हुए आगे बढ़े। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने योग इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। इस मौके पर रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि से नवाजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ऋषि माना जाए या नहीं माना जाए, ये अपने आप में बहस की बात हो सकती है, लेकिन बाबा रामदेव राष्ट्र व्यापारी जरूर हो गए हैं और लगातार उनका व्यापार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का सालाना टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपए का हो चुका है। ये बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पतंजलि का मुनाफा 100% की दर से बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या ग्रोथ रेट है बाबा रामदेव की। टूथपेस्ट सेगमेंट में कंपनी को 940 करोड़ रुपए का राजस्व, हेयर ऑयल में 825 करोड़ रुपए का राजस्व और फेस वॉश में 228 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। बाबा रामदेव को विश्वास है कि पतंजलि के उत्पाद चीनी उत्पादों को भारतीय बाजार से बाहर कर देंगे। इस बीच बाबा रामदेव ने ये भी घोषणा की कि जल्द ही वो अब रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी उतर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि वो शिक्षा व्यवसाय यानी कि अलग अलग संस्थानों को बनाने के व्यवसाय में उतर चुके हैं और अब वो रेस्टोरेंट भी जगह जगह खोलेंगे। गौरतलब है कि फौज ने, आर्मी ने हमारी बाबा रामदेव के आंवला जूस को गलत पाया था और आर्मी में उसकी सप्लाई रोक दी थी। बाबा रामदेव ने कंपनी के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी आज बताया और अगले 2 वर्षों में कंपनी को देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वे तेजी से विस्तार भी कर रहे हैं। इसके अलावा वो स्कूल और शिक्षण संस्थानों के कारोबार में भी उतरने की योजना बना ली है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया और साथ ही पतंजलि का पहला स्कूल दिल्ली NCR में खोला जाएगा, ये उन्होंने बताया। इन स्कूलों में शहीदों के बच्चों के लिए शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये इसकी घोषणा उन्होंने की। साथ ही जो बाबा रामदेव ने ये स्पष्ट किया कि जो सबसे बड़ा लक्ष्य है उनका वो है रेस्टोरेंट के बिजनेस में उतरने का। तो जल्द ही आप बाबा रामदेव के फूड चेन देख सकते हैं और उनके बनाए हुए खानों का आनंद भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये भगवाधारी योग शिक्षक, योग गुरु जिसको कहा जाता है, वो कैसे एक सबसे बड़े घराने के रूप में उभरता जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं और उनकी इस ग्रोथ को भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 5 मई यानी शुक्रवार को भारत साउथ एशिया सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। सार्क के 8 सदस्य देशों में पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देश इस परियोजना का हिस्सा हैं। इस मिशन का जीवन काल 12 साल का है। इस उपग्रह का उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के बीच सूचनाएं उपलब्ध कराना और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। साथ ही इस उपग्रह से प्रत्येक देश को DTH और आपदा की सूचना के आदान प्रदान में बढ़ावा मिलेगा। श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है। इसे GSLV F-09 रॉकेट से भेजा जाएगा। सार्क सैटेलाइट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष कूटनीति के जरिए पीएम मोदी बड़ा संदेश देना चाहते हैं। साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की कुल कीमत 450 करोड़ रुपए है। ये दक्षिण एशिया को भारत का एक बड़ा तोहफा है। भारत के इस फैसले से पड़ोसी देशों को संचार के क्षेत्र में विकासपूर्ण सहायता मिलेगी। भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सार्क देशों में शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सैटेलाइट परियोजना से बाहर है। उसका तर्क है कि उसका अपना स्पेस प्रोग्राम है।
हालांकि इस योजना से पाकिस्तान के अलग होने का एक कारण भारत है। सार्क सैटेलाइट संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसकी मदद से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों को मदद मिलेगी। 2014 में नेपाल में आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क के सदस्य देशों की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे एक उपग्रह का प्रस्ताव रखा था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सार्क सैटेलाइट की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया। साथ ही ये भी कहा कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने की योजना में चीन को बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे 1975 तक भारत अपने दम पर उपग्रह लॉन्च करने में सक्षम हो गया था। उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत पहला दक्षिण एशियाई क्षेत्र बन गया था। दक्षिण एशिया में केवल भारत ही अंतरिक्ष में उपग्रहों को संचालित और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर सकता है, जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस तरह की प्रगति फिलहाल किसी संघर्ष से कम नहीं है। इसरो की मदद से भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना अलग मकाम बनाया है। अब भारत की तुलना अमेरिका और रूस जैसे देशों से की जाने लगी है। भारत का अंतरिक्ष मिशन किसी दूसरे देश के मुकाबले सस्ता भी है और भरोसेमंद भी है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी देने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। जिन आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना, उन्हें हाईकोर्ट ने भी दोषी माना है। कोर्ट ने 6 लोगों को बरी किए जाने के फैसले को भी पलट दिया है। इनमें डॉक्टर और पुलिस वाले शामिल हैं। इन सभी पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 19 साल के बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। अपराधियों ने बिल्किस के परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 डॉक्टरों ने भी कोई मदद नहीं की और गलत रिपोर्ट भी थी। इसके बाद बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था और इसका ट्रायल भी गुजरात के बाहर किया गया था। इस लड़ाई के दौरान उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ उन्हें मदद लेनी पड़ी क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जो दलील दी गई थी वह यह थी कि यह दमनकारी कानून है। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का नाम एक नहीं है तो आपका पैन कार्ड भी रद्द हो जाएगा और इसी के साथ क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। कोर्ट में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही स्पष्ट कर दिया था कि आधार को केवल 6 चीजों के लिए ही अनिवार्य किया जा सकता है। आधार को अनिवार्य बनाने के लिए आधार कानून की धारा 3 में नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। याचिका में कहा गया कि संसद सर्वोच्च है और इसी संसद ने पहले कहा था कि यह स्वैच्छिक रहेगा, तो अब वह कैसे कह सकती है कि यह अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील दी थी कि जो लोग जानबूझकर आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हैं वह एक तरह से अपराध कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कह सकते, जिन्होंने आधार नहीं बनाया वह अपराध कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि आधार के लिए बनाया गया कानून कहता है कि आधार स्वैच्छिक है, लेकिन वहीं सरकार इसे बार बार अनिवार्य करना चाह रही है। बात अमेरिका की करें। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ती घृणा अपराधों के मामले की जांच के लिए कार्रवाई बल का गठन किया है। प्रशासन ने हिंसक अपराधों के खिलाफ लड़ाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। सीनेट की न्यायिक समिति के समक्ष धार्मिक घृणा अपराधों के लगातार बढ़ते मामलों की सुनवाई के दौरान न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने अपनी गवाही के दौरान हिंदुओं तथा सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ते घृणा अपराधों का जिक्र किया। सीनेटर चक्र गासले ने कहा कि धर्म आधारित घृणा अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में आज फिल्मी दुनिया के कई अभिनेताओं के साथ सुपरस्टार्स ने भी शिरकत की। दरअसल अभिनेता ऋषि कपूर ने विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार के वक्त सुपरस्टार तमाम नहीं पहुंचने पर उन्होंने खासी नाराजगी जताई थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ऐसे स्टार्स को जमकर लताड़ना चाहिए जो पार्टियों में तो जाते हैं लेकिन अपने एक वरिष्ठ अभिनेता के मृत्यु पर और उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं।
और इसका असर आज दिखाई पड़ा। इस प्रार्थना सभा में शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा और ऋतिक रोशन जैसे आज के कई बड़े सितारे भी पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस प्रार्थना सभा में न तो ऋषि कपूर खुद नजर आए और न ही आज के सुपरस्टार की श्रेणी में गिने जाने वाले उनके बेटे रणबीर कपूर। हालांकि बाद में सूचना ये दी गई कि ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह और बेटा रणबीर कपूर विदेश में होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके। ऋषि कपूर ने बाद में स्टार्स की मौजूदगी के लिए ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की। और आपको हम बता दें कि एपीएन बहुत जल्द उस मिट्टी से तमाम हीरों को चुन कर ला रहा है जिस मिट्टी से हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस अंचल से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। जी हाँ, मैं पूर्वांचल की बात करती हूँ और पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ बहुत कम ही दूरी में तमाम संगीत की विधाएं और तमाम घरानों की उपस्थिति है और एपीएन ने इस खूबी को पहचाना है और ऐसे मिट्टी के लालों को एक मंच देने को सोचा है जिनके पास गुण तो बहुत है, हुनर तो बहुत है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। तो उनको ही नाम देने का काम करेगा हमारा खास शो मेरा भी नाम होगा, जो बहुत जल्द यानी 13 मई से शुरू हो रहा है। तो उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जिस मिट्टी ने दिया देश को उसका नेतृत्व, जिस क्षेत्र ने दिया प्रदेश को उसका भविष्य, जो है सबसे सुरीला, जहां हर कदम पर है एक नई विधा, एक नया संगीत, जहां की बोली में है मिठास, जहां से है आगे बढ़ने की आस, उसी जमीन से शुरू हो रहा है टेलीविजन इतिहास का सबसे रियल सिंगिंग रियलिटी शो मेरा भी नाम होगा 13 मई से सिर्फ एपीएन पर। और देश की बात में अब बात करते हैं आज के इतिहास की। चार मई 1799 में अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 4 मई 1896 में लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 4 मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण किया था। 4 मई 1931 में अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति बने थे और 4 मई 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और तबले को विश्व पटल तक पहुंचाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात तबलावादक किशन महाराज आज के ही दिन साल 2008 में 81 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए थे। 1923 में कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे होने की वजह से उनका नाम किशन रखा गया था। वाराणसी के कबीर चौरा मोहल्ले में जन्मे किशन महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उनके पिता पंडित हरि महाराज, पंडित कंठे महाराज से मिली थी। तबले की थाप से संगीत साधना के सफर में उन्हें जाने माने संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ संगत करने का मौका मिला। उन्होंने संगीत की महफिल में एकल तबला वादन भी किया। इतना ही नहीं, नृत्य की दुनिया के महान हस्ताक्षर शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज के कार्यक्रमों में भी उन्होंने तबले पर संगत की। उन्होंने एडिनबर्ग और वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने तबला वादन प्रस्तुति से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का, अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं का मन मोह लिया। बनारस के तबला घराने को विश्व पटल पर मुकाम दिलाने वाले पंडित जी की भारत रत्न पाने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत के वो एक ऐसे रत्न थे, संगीत के वो एक ऐसे रत्न थे जिनकी यादें हमसे जुदा कभी नहीं हो सकती। और किशन महाराज के तबले की कुछ खूबसूरत थापों के साथ देश की बात के इस सफ़र को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।